जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक विशेष परिचर्चा करेंगे और एक बहुत ही ये चर्चित विषय है कि आरक्षण को लेकर के भारतीय समाज में राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से व आर्थिक दृष्टिकोण से आरक्षण का विषय एक बहुत बड़ा हॉट विषय पहले से भी रहा है और हाल के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST को जो आरक्षण दिया गया है उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसको लेकर के कई राजनीतिक के दल और कई व्यक्तियों ने भी अपने स्तर पर इसका समर्थन भी किया और विरोध भी किया है। तो इस स्थिति में सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आरक्षण को समझना है तो इसके 3-4 महत्वपूर्ण एंगल हैं। पहला एंगल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, आरक्षण के संदर्भ में हमारे संविधान में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, राइट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को देखने का प्रयास करेंगे और दूसरा कि हमारे समाज में आरक्षण का लाभ किन किन वर्गों को मिल रहा है, राइट। और तीसरा कि आरक्षण के संदर्भ में जुडिशरी जो है उसका क्या दृष्टिकोण रहा है। और चौथा इम्पोर्टेंट चीज़ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत की, उनका क्या क्या दृष्टिकोण आरक्षण के संदर्भ में रहा है। और फिर समाज आरक्षण को किस तरह से लेती है, आरक्षण के प्रति समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है। इन सारी विषय वस्तु पर हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आरक्षण का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करेंगे तो देखिए, मूल जो हमारा संविधान था उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। पहली बात ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में आरक्षण जैसी व्यवस्था खास करके शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया, इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया और यह प्रथम संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है। यानी फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से SC/ST को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया और SC/ST को एक तरह से सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन आरक्षण प्रदान करने का आधार SC और ST का जो आधार है, ये आधार आर्टिकल 335 आर्टिकल 335 में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि SC/ST के आरक्षण का क्लेम का आधार क्या बनता है, क्यों इन्हें दिया जाना चाहिए। उसमें ये बात मेंशन है कि अगर किसी वर्ग का प्रशासन में समुचित भागीदारी नहीं है तो उन वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है बशर्ते कि प्रशासन की जो गुणवत्ता है उस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। तो संविधान के क्रियान्वयन के बाद जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को आरक्षण दिया गया वो है SC और ST। और SC/ST को जो आरक्षण दिया गया तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए कि संविधान के आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत इनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया, रिजर्वेशन प्रदान किया गया। 16(4) के अंतर्गत इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। आर्टिकल 330 के अंतर्गत इनको लोकसभा में इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया और आर्टिकल 332 के तहत इनको विधानसभाओं में इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया। तो पहला जो इम्पोर्टेंट आरक्षण के दायरे में जो लोग आए वे थे SC/ST समाज के लोग
और रियली जब हम देखते हैं कि 1950 में जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो इस समाज के लोगों की भागीदारी न शैक्षणिक संस्थाओं में उचित थी, न सरकारी नौकरियों में उचित थी, और न ही राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, लोकसभा और विधानसभा, उसमें भी इस वर्ग की भागीदारी लगभग न के बराबर थी। तो इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान के प्रथम संविधान संशोधन से इनको आरक्षण प्रदान किया गया, और उस आरक्षण में किसी प्रकार की क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं रही है। राइट। एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि SC ST को जब आरक्षण प्रदान किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों समूह जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है। यानी आर्टिकल 341 के तहत आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है, और इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की भी व्यवस्था आर्टिकल 338 में थी। अब उसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया गया है। आर्टिकल 338 में SC के लिए है और आर्टिकल 338A में ST के लिए रही है, और आम तौर पर जब से आरक्षण SC ST को दी गई है तब से ST SC के आरक्षण को लेकर के समाज में कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं रहा है। लेकिन जब आर्टिकल जो 15(4) आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 16(4) पढ़ते हैं, तो उसमें एक और टर्म जुड़ा हुआ है कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास। राइट। और उसके साथ साथ उसमें ये भी जुड़ा हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति। तो यहाँ से बैकवर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट सामने आता है, लेकिन भारत के संविधान में बैकवर्ड क्लास को कभी परिभाषित नहीं किया गया है। यानी बैकवर्ड क्लास जिस तरह से हम कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 342 में पूरी तरह से उनकी डिफिनीशन दी गई है, अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 341 में दी गई है, उस तरह से बैकवर्ड क्लास की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। राइट। हाँ, बैकवर्ड क्लास की जो दशा है, इनकी जो स्थिति है, इनके जांच के लिए एक आयोग के प्रावधान की व्यवस्था है कि सरकार चाहे तो समय समय पर बैकवर्ड क्लास की दशाओं की जांच के लिए कमीशन का गठन कर सकती है, और यह है आर्टिकल 340 में ये व्यवस्था की गई है। और इसको लेकर के बैकवर्ड क्लास की दशाओं की जांच के लिए अभी तक मुख्य रूप से 3 बार जो है भारत सरकार ने आयोग का गठन किया है। एक जो आज़ादी के बाद देखेंगे, काका साहेब कालेकर आयोग जो है सबसे पहले गठित की गई 1953 में, जिसने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया। लेकिन काका साहेब कालेकर आयोग का जो सिफारिश था, उस सिफारिश को जो है भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, और न ही भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग की परिभाषा की, और न ही इन्हें किसी प्रकार का आरक्षण दिया गया। बाद में 1979 में जो है मोरारजी देसाई जो गवर्नमेंट, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने BP मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन किया, और मंडल कमीशन ने विस्तृत अध्ययन के बाद जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में मंडल कमीशन ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों को 27% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब ये बात ध्यान में रखना है कि जब अन्य पिछड़े वर्गों का जो इवैल्यूएशन मंडल कमीशन कर रहा था, चूँकि संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था रही है, तो मंडल कमीशन ने जो पैरामीटर निर्धारित किया, कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं, उस पैरामीटर के अंतर्गत सामाजिक भी था, शैक्षणिक भी था और आर्थिक भी था। यानी कि 3 तरह के पैरामीटर था, जिस पे 11 पॉइंट उस पे मंडल कमीशन ने उसको देखा था, और उस आधार पर लगभग 3000 से अधिक जातियों को मंडल कमीशन ने कहा कि ये पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और इनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि इनकी भी भागीदारी जो है
प्रशासन में नहीं है। यानी 335 जो आर्टिकल है जिसमें SC ST का क्लेम बनता है, उसके पैरामीटर पर देखा जाए तो ये भी प्रशासन में इनकी भागीदारी उतनी उचित नहीं है, इसलिए इनको 27% जो है आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में। ध्यान रहे कि ये नौकरी की बात करते हैं, लेकिन 1980 में सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इसके बाद 90 में BP सिंह सरकार ने कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के चलते मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की और BP सिंह सरकार ने कहा कि 27% जो है पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ और कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुई और BP सिंह सरकार भी गिर गई और इसके कारण जो है पिछड़े वर्गों को आरक्षण 27% नहीं मिल सका। इसके बाद में नरसिम्हा राव जो सरकार 1992 में उसने डिसीजन लिया और दो तरह का डिसीजन लिया, बहुत कम लोगों को जानकारी है। एक, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कहा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाए। और फिर उस गवर्नमेंट ने कहा कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जिसको EWS के कॉन्सेप्ट के नाम से आज आप जानते हैं, इनको भी 10% आरक्षण दिया जाए। यानी EWS के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने सामने रखा और उसने कहा कि आर्थिक रूप से पीछे वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया जाए। अब इस जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है इसमें चुनौती दिया गया और 93 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, सरकार दे सकती है, लेकिन उसमें उसने एक क्रीमी लेयर की व्यवस्था की और कहा कि पिछड़े में जो एडवांस हैं उनको आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी एक क्रीमी लेयर लगा करके और उनको आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए। दूसरा, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने EWS के जो कॉन्सेप्ट थे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण देने की बात नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसका आधार ये था कि जो आरक्षण का एक तो दावा था कि आर्टिकल 335 में आप देखेंगे तो कहा गया है कि ऐसे वर्गों को आप आरक्षण दीजिए जिनका प्रशासन में भागीदारी नहीं थी। तो EWS में जिन वर्गों को आरक्षण आप दे रहे हैं उनका प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी है, एक तो ये। और दूसरा आधार ये था कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन की बात तो अभी तक संविधान में व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन आर्थिक आधार पर संविधान में आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं थी। इस आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पिछड़े वर्गों को 1993 में आरक्षण तो दे दिया गया और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, लेकिन पिछड़े वर्गों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं था। अब ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट को नौकरी में आप लागू करते हैं, तो अगर व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी तो नौकरी के योग्य कैसे होगा, इस पे लोगों का ध्यान नहीं गया। तो एक नया आंदोलन शुरू होता है भारतीय राजनीति के अंतर्गत कि पिछड़े वर्ग को सेंट्रल गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाए। और बाद में सरकार जो है 93rd अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके माध्यम से आर्टिकल 15(5) जोड़ा जाता है हमारे
संविधान में, और उस 15(5) के अंतर्गत सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उच्च शैक्षणिक संस्थाएं थी उसमें उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। और ये जो आरक्षण 93rd अमेंडमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है ये लगभग 2005-06 से अप्लाई है। तो एक जो सवाल उठता है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, कि पिछड़े वर्ग के लोग प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी में बहुत कम हैं, तो एक तो उनको आरक्षण ही बहुत लेट से मिली है, सेक्शन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें मिली है। और दूसरा क्या है कि अगर आप प्रोफेसर की नियुक्ति वगैरह की बात अगर आप देखेंगे तो सरकार कितनी नियुक्तियां कर रही है 5-6 के बाद से आप देखेंगे कि 10-10 वर्षों तक नियुक्तियां नहीं होती है। अब इसके बाद एक और व्यवस्था आती है जो वर्तमान सरकार ने किया है, 103वां जो संविधान संशोधन है। इस 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से EWS को 10% आरक्षण ये शैक्षणिक संस्थाओं में भी किया गया है और ये सरकारी नौकरियों में किया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिकल 15(6) के तहत और सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(6) के तहत दिया गया है। अब ध्यान ये रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% का कैप लगाया था जो इंदिरा साहनी केस में, उस 50% के कैप को सुप्रीम कोर्ट ने कई अदर मामलों में बनाए रखा है कि 50% कैप से अगर बाहर आरक्षण का दायरा जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस आरक्षण को एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। जैसा कि अभी आप बिहार का मामला भी देखिए कि हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके बिहार ने जो 65% आरक्षण दिया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, वो रिजेक्ट हो गया है। लेकिन EWS को क्यों नहीं हुआ? तो इसका लॉजिक है। देखिए EWS को जो आरक्षण दिया गया है इस बात को ध्यान में रखा जाए कि EWS को जब 103वां संविधान संशोधन के तहत आरक्षण दिया गया है तो उसमें एक तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन शब्द ही नहीं जोड़ा गया है, राइट। और वहाँ इंदिरा साहनी जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। तो एक तो इस संविधान संशोधन ने स्पष्ट रूप से दे दिया है कि वीकर सेक्शन जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको हम 10% जो आरक्षण दे रहे हैं ये उन आरक्षण के अतिरिक्त है और इससे उस 50% वाले जो आरक्षण है SC, ST और OBC का, उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने 335 जो आर्टिकल है जो कि आरक्षण के दावा से संबंधित है उसको भी अब उसके आधार पर, उसके बेस के आधार पर EWS का जज नहीं किया है, उसका इवैल्यूएशन नहीं किया है। तो ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है और जो जुडिशरी का जो अप्रोच है टुवर्ड्स रिजर्वेशन और जो सामाजिक जो हमारी संरचना है और जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनकी संख्या भी बढ़ी है और चूँकि ये ज़्यादा पिछड़े हैं तो स्वाभाविक है कि जो भी समाज का पिछड़ा वर्ग है जिसमें एजुकेशन कम है वो आज भी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे ही उनकी संपत्ति हैं। तो इधर 70-75 वर्षों में इनका जनसंख्या बहुत बढ़ गया है। अब कुछ राजनीतिक दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस आधार पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। दूसरा इशू है कि लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो EWS पर जो पैरामीटर 335 का है उसको अप्लाई नहीं किया है, तो एक तरह से जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उसके साथ ठीक से जस्टिस नहीं हो रहा।
और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में बाइफरकेशन करने की बात की तो SC ST के उन वर्गों द्वारा ज़्यादा विरोध किया जा रहा है जो उसके लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 70-75 वर्षों में आरक्षण का इवैल्यूएशन करने जाएं तो खाका कमेटी रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, 2011 में आई थी। उस 2011 के रिपोर्ट के अनुसार जो ST को 7.5% रिजर्वेशन है, आज के डेट में ST समाज के लोग जो है क्लास 1 अफसर में 4% भी नहीं हैं। ये सरकार मानती है। तो ये सरकार मानती है तो उनको 7.5% आरक्षण जो 1950 से हमने दिया, वो 7.5% आरक्षण उनका क्यों नहीं फुलफिल हुआ। अब इस वर्ग के लोगों का कहना है कि एक तो जो आरक्षण हमें जो मिला है वो आरक्षण 70-75 वर्षों में फुलफिल नहीं किया गया है, और अब इसमें कैटेगराइजेशन करके जो हमारे आरक्षण है उसमें डिवीजन करके और उस सीट को फिर ब्लैंक रख करके हमारे हित को एक तरह से वायलेट करने का प्रयास किया जाएगा, और इसलिए इस वर्ग के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ आप देखेंगे कि आरक्षण जो SC ST का आरक्षण है, उस आरक्षण का बेनिफिशियरी कौन है। उस आरक्षण का बेनिफिशियरी आप देखेंगे तो एक विशेष उसमें इलीट क्लास का डेवलपमेंट हो गया है। वही इलीट क्लास जो है उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और वह इलीट क्लास जो है उस आरक्षण का लाभ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं। जब क्रीमी लेयर की अवधारणा OBC में लागू हो सकती है तो उसमें भी लागू किया जा सकता है, और रियल में वैसा करने से आरक्षण का लाभ जो है उन वर्गों को मिलेगा। लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि EWS का जो आधार बनाया गया है और क्रीमी लेयर OBC का जो आधार है, दोनों का इनकम का कैटेगरी लगभग सेम है। तो यहाँ भी लेकर के इसको लेकर के विवाद है। और जो राजनीतिक दल है भारत के, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हित को नहीं सोचता है। उसका टारगेट है अपना वोट बैंक, और वो वोट को लेकर के आरक्षण की संपूर्ण जो व्यवस्था है उसका इंटरप्रिटेशन करती है। और जनता में प्रॉब्लम क्या है कि जनता अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को न जानती है, न आज का यूथ भी उसको पढ़ने के लिए तैयार है कि रियल में व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था से किन किन को फ़ायदा हो रहा, और जिन वर्गों को फ़ायदा नहीं हो रहा उन वर्गों को कैसे उससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि जिन वर्गों को आप कह रहे हैं कि आरक्षण के दायरे में हैं, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, उनके भी बच्चे आम तौर पर देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अधिकांश उस वर्ग के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और SC ST के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और पूरी रणनीतिक तरीके से प्रत्येक सरकार जो है सरकारी संस्थाओं की जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसको खत्म कर रही है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि कोई सरकार सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक के जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने पर क्यों प्रयास नहीं कर रही है, वहाँ शिक्षा के माहौल को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा, ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़े। और अगर कोई बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ता है और उसे भी आरक्षण दिया जा रहा, और एक गांव में सरकारी स्कूल में जिसकी गुणवत्ता आज इतनी खराब है, वहाँ पढ़ा हुआ बच्चा वो भी उसी आरक्षण को लेकर के कंपटीशन में जाता है, तो उस गांव के बच्चे की सफलता बहुत मुश्किल है। और इसलिए आरक्षण का मुद्दा न केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, न केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा है, बल्कि अगर सोशल चेंज करने का प्रयास करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि जनता सरकार पर दबाव डाले कि सरकार सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की जो गुणवत्ता है उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे। अगर सरकार ऐसी नहीं करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसे वोट नहीं दिया जाए, क्योंकि गरीब जो वर्ग है, चाहे
वो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हों, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हों, SC ST वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोग हों, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहां की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है कि उस स्कूल से निकले हुए बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए, अच्छे कॉलेज में पढ़े हुए बच्चों के साथ जो है एक तरह से कंपटीशन कर सके। इसलिए व्यवस्था को चेंज करनी है तो हमें अपनी जो राइट है, वोटिंग राइट, उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना होगा। तभी हम सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव कर सकेंगे और आरक्षण के द्वारा दिए गए लाभ का वितरण जो है समाज के कमजोर वर्गों तक हो सकेगा। धन्यवाद।